अच्छा, वैसे तुम लोग को कुछ पता है न्यूटन थर्ड लॉ किसको कहते हैं, क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ, एनी आइडिया? हम्म। न्यूटन। So is it the one where there's an equal force यस। acting इक्वल on एंड an object? ओके, सही है। और क्या कहते हो, सही है, बस सिर्फ इतना ही है? और तुम लोग के ध्यान में नहीं है कोई आइडिया? Equal magnitude as well. Opposite direction, equal magnitude. ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, फाइन। सही है। और हानि आपके ध्यान में कुछ है? तो यही है दैट एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फॉर एवरीथिंग, जो चीज कर रहे होंगे उसी इक्वल डायरेक्शन में ओके। रिएक्शन है। अच्छा, लेट्स से कि भाई अगर मेरे पास जो है एक बॉक्स है, एंड ऑल दो मैंने तुम लोग को एएस ओ लेवल्स में भी पढ़ाया था, बट शायद पता नहीं, देखते हैं याद है नहीं याद है। अगर इस पे एक फोर्स लग रही है और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो लेट्स से 10 न्यूटन की ये फोर्स यहाँ पे लग रही है और 10 न्यूटन की इधर लग रही है, सो विल इट बी अंडर द न्यूटन थर्ड लॉ? Yes, sir. यस। यस। ओके। अच्छा जी, if you have the object like this, and let's say it is on the surface of the like on the surface of the earth, right, and the object has a gravitational force जो कि earth की वजह से है, let's say 50 Newton, right, and due to that this is the weight, by the way. Okay, and we have a normal reaction force acting upward, okay, from the surface, right, n, सही है, reaction force, सही है, so that is going to be, let's say 50 Newton. तो आप लोग क्या कहते हो, is it following the Newton's third law? Yes, sir. So Okay. what is reaction force? रिएक्शन फोर्स जो है बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ, चलो कॉन्टैक्ट फोर्स कह देते हैं अभी, कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट, द फोर्स that causes when you make contact, right? Yes. ओके, सो आप लोग कह रहे हो कि इसके अंदर भी वो है। यस। चलो, Yes. ओके, तो खैर, अच्छा वैसे और कोई जहन में मेरी एग्जांपल नहीं है ऐसी कि जिसके अंदर मैं और कोई चीज़ टेस्ट कर सकूं, फाइन। अच्छा, अगर हमारे पास लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, सही है, और वो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, अच्छा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट, राइट, दोनों एक कोलाइड हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे कोलिजन की वजह से फोर्स लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहे हैं, सही है। सो 10 न्यूटन लेट से ये इस पे फोर्स लगा रहे हो, 10 न्यूटन ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं, राइट। सो इसके बारे में आप तो क्या कहते हो, वेल इट बी अंडर द न्यूटन थर्ड लॉ? यस। I I think yes, because it क्यों? will stop. ना नहीं, ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं What? होगा, ऑल्दो नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं होगा, लाइक मतलब जब फोर्स सॉर्ट ऑफ मोमेंटम वाला केस अपने ध्यान में ले लो कि व्हेन दे कोलाइड दे मूव ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेट्स से, यस एंड तब भी होगा? यस। I think not maybe. नॉट मे बी, ओके। चलो, पहले तो जो है ना न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको समझेंगे, सही है। अक्सर उसकी डेफिनेशन आती है पेपर में, तो इसको पहले नीचे कर देते हैं, सही है, और फिर उसको समझते हैं, एक सेकंड देना जरा।
अच्छा जी, खैर। आ जाए, सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं, एंड देन विल मूव ऑन। ओके। सो न्यूटन थर्ड लॉ, अच्छा बाय द वे तुम लोग को अगर हम लोग इसके अंदर जनरली वर्ड यूज़ करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, राइट? सो तुम लोग बता सकते हो कि एक्शन और रिएक्शन, मतलब लेट्स से मैं दो कंडीशन तुम्हारे सामने जो है ना देता हूँ, सही है? तुम बताना है कि कौन सी सही है, मतलब कौन से तुम्हें सेंस बना रहे हैं। सही है? एक बंदा मतलब नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स इन जनरल, सिर्फ एक्शन रिएक्शन समझाने के लिए, सही है? एक बंदा जा रहा था, सही है, और मतलब लड़ाई हुई बीच में ना, दो बंदों की लड़ाई हुई, सही है? तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को एक चमाट मार दिया, राइट? सो फर्स्ट पर्सन और एनी वन स्लैप्स द अदर वन, राइट? एंड इन रिटर्न सामने वाले बंदे ने भी उसको चमाट मार दिया, राइट? एक ही केस है, सही है? एंड सेकंड केस ये है कि वी हैव वन पर्सन, राइट? और वो एक बंदा थोड़ा सा जो है ना, इट्स नॉट लाइक, वो थोड़ा सा साइको होता है, मेंटल सा था, थोड़ा सा दिमाग जो है ना थोड़ा सा खराब था उसका, राइट? सो लेट्स से वो जो है ना अपने शीशे के सामने खड़ा हुआ था, एंड ही लेट्स से टॉकिंग टू हिमसेल्फ, एंड उसको इवेंचुअली गुस्सा आया अपने आप, एंड देन ही स्लैप ऑन हिज फेस, राइट? एक दफ़ा पहले उसने मारा, एंड देन दोबारा उसने मारा, राइट? दो दफा उसने अपने आप पे चाटा मार दिया, सही? सो तुम्हारे जहन में कौन सा लाइक सेंस बना रहा है, राइट? द फर्स्ट वन और द सेकंड वन, लाइक जो कि लाइक प्रैक्टिकली जिसको हम एक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। सर दूसरी वाली फर्स्ट समझ वन। नहीं फर्स्ट वन, सेकंड वाले में बंदा पागल है, बंदा अपने आप को ही चमाट मार रहा है, बस ये दो, एक आई। एक जो है ना, मतलब बंदे अपने आप को जो है ना दो थप्पड़ मार रहा है। एक थप्पड़ जो है वो अपना आप बन के मार रहा है, मतलब ऐसे ना बंदे के दिमाग में दो दो लोग हैं, सही है? उसके दिमाग में जो है ना ख्याली पुलाव बना रहा है वो, उसके दिमाग में दो लोग हैं, सही है? वो एक से बात करे, फिर दूसरे से बात करे, फिर एक से बात करे, फिर दूसरे से बात करे, इवेंचुअली जो है ना वो गुस्सा आ गया उसको, एंड देन ही स्टार्ट फाइटिंग विद हिमसेल्फ, राइट? और वो जो है ना अपने आप को मार रहे हैं। सो यस, क्या कहते हो तुम? फर्स्ट वन आई गेस सो। फर्स्ट वन, यस, ओके फाइन। सो बेसिकली तुम ये कह रहे हो कि भाई एक्शन रिएक्शन के लिए जो जो सेंसिबल बात है, एक्शन रिएक्शन के लिए तुम्हारे पास एटलीस्ट दो लोग तो होने चाहिए, दो ऑब्जेक्ट तो होने चाहिए, दो सामने वाले तो होने चाहिए, राइट? एक बंदा एक्ट करेगा, दूसरा रिएक्ट करेगा, राइट? नहीं, एक से भी हो सकता है। है, वो एक्ट कैसे करेगा और रिएक्ट कैसे करेगा? फिर सर वो फर्स्ट वाला सेकंड वाला भी हो सकता है, अभी हमने देखा था ना। नहीं मतलब वो तो सेंसिबल नहीं है ना, पागल का ना उसको तो। हो तो सकता है, मतलब जनरली तो पॉसिबल है, लेकिन मतलब वो हमारे पास, हम उसको एक्शन रिएक्शन जनरली नहीं कहते। यानी अगर आप फिजिक्स के अंदर, या अगर आप कहो कि एक नॉर्मल बंदा है, वो नॉर्मल, उसको एक्शन रिएक्शन हम नहीं कंसिडर करते, सही? ऑल्दो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम अकेले में होते हैं तो हम भी कभी बार अपने आप को खुद ही एक्ट कर रहे होते हैं, खुद ही रिएक्ट कर रहे होते हैं उसमें, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ, लाइक अगर आप लोगों में बैठे हो, सो नो बडी डू लाइक दैट, राइट? हाँ, अगर आप अलग बैठे हो, देन मोस्ट ऑफ द पीपल के वो अपने आप से बातें करते हैं, राइट? और फिर अपने आप को रिएक्ट करते हैं, कुछ लतीफ़ा सुनाते हैं अपने आप को, एंड देन दे इवेंचुअली लाफ ऑन देयर सेल्फ एज वेल, राइट? बट नॉट टॉकिंग टू दोज पीपल, जनरल बात कर रहा हूँ जो मतलब जो कॉमन है हमारे में, राइट? तो वो फर्स्ट वन है, राइट? यस। तो बेसिकली इन शॉर्ट समझाना ये कि एक्शन और रिएक्शन के लिए वी शुड हैव एटलीस्ट टू थिंग्स, राइट? कि एक एक्ट करेगी, दूसरा रिएक्ट करेगी, राइट? और जो कि हम फिजिक्स में बात करें, फिजिक्स में एक्शन रिएक्शन ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे तो कोई इंसान बंदा बंदा है नहीं, कोई ब्रेन तो है नहीं, राइट? सो इट शुड बी वन थिंग दैट एक्ट एंड द अदर थिंग दैट रिएक्ट, राइट? सही है? सो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना, और इसको ना न्यूटन्स लॉ पहले लिख लें, थर्ड लॉ, फिर उसके बाद उसको चीज़ों को रिलेट करेंगे, राइट? सो हम ये कहते हैं कि भाई व्हेन बॉडी ए applies a force on body B, then body B will apply same type of force, okay, equal in magnitude and opposite in
direction, okay, for the same time, for the same time, right? सो ये हमारे पास जो है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है, राइट, जिसको हम जनरली कहते हैं कि भाई एक्शन रिएक्शन पेयर शुड बी इक्वल इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट? सही है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, राइट? अच्छा जी। सो अब मुझे ऑल्दो ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर इज इक्वल इन ऑपोजिट है ना, ये थोड़ा सा मतलब जो है ना, अगर आपको समझाया नहीं जाए सही से तो ये सेंस नहीं बनाता, अजीब सी चीज़ है, राइट? अच्छा जी, खैर, इसके अंदर ना मैंने पांच चीज़ें वो की हैं, नोट डाउन की हैं, राइट? कि न्यूटन थर्ड लॉ के लिए ना तुम्हारे पास फाइव कंडीशंस हैं, राइट? पहली कंडीशन, देयर शुड बी टू बॉडीज, राइट? देयर शुड बी टू बॉडीज, ओके, पहली कंडीशन, राइट? एक बॉडी पे ना न्यूटन थर्ड लॉ कभी भी नहीं अप्लाई होगा। क्लियर हो गया? सेकंड, टाइप ऑफ द फोर्स शुड बी सेम, सही। सेकंड, थर्ड, फोर्स विल बी of equal magnitude, right? Number four, force will be in opposite direction, right? And fifth, forces, I say forces, okay? Forces will be of equal magnitude, forces will be um, type of the forces, right? ऐसे लगा देना please, plural बना दो. So ये forces will be, will be, will act for the same time, right? Same time. सही हो गया? ये बात हो गई। बच्चों, अगर तो ये पांच चीजें एट द सेम टाइम ट्रू है या वैलिड है, राइट, देन यू कैन से दैट न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, अदरवाइज न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लग रहा है। ओके। अच्छा जी। अब जो है दूसरी ये चीज है कि अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन खत्म होगी, कोई भी एक कंडीशन खत्म होगी, देन न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड नहीं होगा, राइट? देखो, याद रखो कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ना, फिजिक्स के अंदर जो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है फिजिक्स के अंदर, इसका मतलब होगा कि एक्शन एक बॉडी परफॉर्म करेगी, रिएक्शन दूसरी बॉडी परफॉर्म करेगी, राइट? पहली चीज, सही, हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट? सो एक्शन एक बॉडी परफॉर्म करेगी, रिएक्शन दूसरी बॉडी परफॉर्म करेगी, पहली चीज, राइट? फिजिक्स के लिए कंडीशन ये है, फिजिक्स के अंदर कंडीशन ये है कि एक्शन रिएक्शन पेयर सेम होनी चाहिए, राइट? मतलब जिस टाइप का आप एक्शन करोगे उसी टाइप का डिट्टो रिएक्शन मिलेगा, राइट? यानी लेट से अगर आपने फोर्स लगाई हुई है ना, वेट खींच रहे हो आप किसी चीज को, टेंशन, लेट से टेंशन, आप ऑब्जेक्ट को ना टेंशन लगा के खींच रहे हो अपनी तरफ, राइट? देन वो ऑब्जेक्ट भी आप पे टेंशन लगा के आपको खींचेगा, राइट? तब जाके आप कह सकते हो आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ की सेकंड कंडीशन वैलिड हो रही है, राइट? सो ये देयर शुड बी सेम टाइप ऑफ फोर्स, राइट? द टाइप ऑफ द फोर्स शुड बी सेम, राइट? ये सेकंड हो गया, राइट? तीसरी चीज बहुत कॉमन है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। याद रखना न्यूटन थर्ड लॉ सिर्फ इस केस के लिए अप्लाई नहीं होता, राइट?
सिर्फ इस केस के लिए अप्लाई नहीं होता, राइट। न्यूटन थर्ड लॉ, अगर आप ये कहो कि भाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड है या ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, सो सिर्फ इसके लिए न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड नहीं होता है, ओके। एंड लास्ट चीज, फोर्स विल एक्ट फॉर द सेम टाइम, राइट। इफ यू रिमूव वन फोर्स द अदर फोर्स विल रिमूव इट सेल्फ, राइट। खत्म हो जाएगी खुद ही बखुद, अगर तो एक्शन खत्म करोगे रिएक्शन खत्म हो जाएगा खुद ही बहुत, राइट, क्योंकि कोई एक्शन ही नहीं होता, रिएक्शन क्या का होगा, राइट। और रिएक्शन होगा नहीं तो एक्शन भी नहीं होगा, राइट, समझ लो ना। तो एक्शन रिएक्शन से हमें पता चल गया कि there should be two body, one should act and the other react, right, and their action and reaction last for the same amount of time, right, and they should interact with the same type of force, right, and the forces should be of equal magnitude and opposite in direction, right। ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ, राइट। अब जरा उसको समझने के बाद अब क्या मुझे बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन कौन सी कंडीशन सही है या गलत है, एनीबडी? ओनली लास्ट वन। Only last one. Yes. Right? The first one is incorrect because we have only one body and the two forces are acting on that same body. Right? Incorrect. Second, we have the two body, एक ground है, एक डब्बा है, but the type of the forces are different, right? Weight अलग लग रहा है, contact force अलग लग रही है, like अलग type की force है, so that's why it's also not possible, right? The third one is the only case where you can say the possibility of the Newton's third law because you have two different objects, right? And since they're making contact with each other, so that's why आपके पास न्यूटन्स आपके पास जो है ना रिएक्शन फोर्स या कांटेक्ट फोर्स आ रही है, दोनों एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है, दूसरे पहले पे लगा रही है, कांटेक्ट फोर्स, राइट, of the same magnitude in the opposite direction and that they will last for the same time, right। अगर तुम इनका कांटेक्ट खत्म करोगे फोर्सेस भी खत्म हो जाएंगी, राइट। सो ये जब तक आपस में कांटेक्ट है तब तक ही फोर्स है, लेकिन व्हेन दे लूज कांटेक्ट तो दोनों का फोर्सेस एक दूसरे से खत्म, दोनों की फोर्सेस एक दूसरे से खत्म हो जाएंगी, राइट। क्या ये बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। परफेक्ट। यस सर। सही हो गया। सो देखो न्यूटन सेट लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सही है, तो उसको प्लीज गलत मत करना, सही है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज मुझे समझानी है यहाँ से, फिर उसके बाद मैं न्यूटन सेट लॉ के कुछ जो है ना एमसीक्यू जो कि आए हैं वो मैं बताने मैंने, सही है। उससे पहले जस्ट ये चीज समझ लो कि जो आपके पास जो है ना टाइप ऑफ द फोर्सेस शुड बी सेम, जो मैं कह रहा हूँ, सही है। टाइप ऑफ द फोर्सेस क्या होती है, कौन कौन सी फोर्सेस की टाइप है, शायद मे बी आपको किसी ने अभी तक ना बताया हो, राइट। जनरली आपने नाम वाम सुने होंगे, बट स्पेसिफिकली आपको ये ना पता हो कि कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं और कहाँ किस डायरेक्शन में हो सकती हैं। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस, राइट। कि अगर कोई क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, सो अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है सो यू शुड नो व्हेन इट विल जनरेट, राइट, व्हेन इट विल अपीयर, राइट, पहली चीज़। सेकंड, कि अगर वो हो रही है तो किस डायरेक्शन में होगी, एंड व्हाट कॉजेज इट फोर्स, राइट, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए किसी भी फोर्स के लिए, राइट। तो ये कहानी है, खैर। अच्छा जनाब, तो आ जाए अच्छा जी, आओ। सो टाइप ऑफ द फोर्सेस को देखते हैं, सही है। सो अच्छा, ये इसको ना टाइप ऑफ द फोर्सेस, अगर ये न्यूटन थर्ड लॉ तो बेटा पूरा ही नोट कर लो अपने पास, क्योंकि ये तुम्हें कहीं स्कूल स्कूल में शायद ना सुनने को मिले, सही है। तो इसको नोट कर लो, मे बी थोड़ा सा फायदा काम का हो जाए, ओके। सो हम कह रहे हैं कि भाई वी हैव द अच्छा जी, दैट इज गोइंग टू बी टाइप ऑफ द फोर्सेस, सही। तो ये मेरे पास आ गया है। अच्छा जी देखो, जो टाइप ऑफ द फोर्सेस है वो हमारे पास जो है,
दो टाइप की हमारे पास फोर्सेस होने वाली, राइट। एक हमारे पास हमने लेना है कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक हमारे पास होगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। सही है। नहीं ऐसे नहीं लिखते यार, ये गंदा हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता। तो ऐसा पैटर्न चेंज करते हैं, पिछले साल भी ऐसे ही किया था। सो ये, सो फर्स्ट इज द contextual force, and second is the non-contextual force. Okay, so in contextual force, अच्छा जी, इन कॉन्टेक्चुअल फोर्स हमारे पास चार फोर्सेस होती हैं, सही है। एंड इन नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स अगेन हमारे पास चार हैं, जो कि हमारे सिलेबस में होती हैं, बहुत दफ़ा इनके नाम आ रहे होते हैं, हमें डिस्कस करना है, राइट। सो द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी कॉन्टेक्चुअल फोर्स के अंदर पहली हमारे पास आ जाती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। यार मिट जाना। सो नॉर्मल reaction force, okay. The second one is going to be um, resistive force, okay. Resistive force, okay. The third one is going to be the tension, right, जिसको हम restoring force कहते हैं। restoring लिख देता हूँ, बाद में लिख लेंगे। restoring force, अच्छा। And the last one is going to be the buoyant force। तो यार इसकी स्पेलिंग पता नहीं सही है नहीं है, थोड़ा सा कभी कभार मुझसे गलत हो जाती है इसकी स्पेलिंग। खैर एप्थरस भी कहते हैं पॉइंट फोर्स। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जो नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्सेस हैं। अच्छा, कॉन्टेक्चुअल फोर्सेस बेसिकली क्या होती हैं कि जो कांटेक्ट की वजह से आती हैं, राइट। कांटेक्ट की वजह से फॉर्म जनरेट होती हैं, आती हैं सिस्टम में, राइट। नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स जो है वो हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है। नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स हमारे पास होती है न्यूक्लियर फोर्स। एंड नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स हमारे पास होती है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, सही। ये हमारे पास होती है, सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास, अच्छा, गुड न्यूज़ ये कि ये जो फोर्सेस हैं ये तुमने पढ़नी है A2 के अंदर, ये इसके अंदर नहीं है, सही। और जो ये वाली फोर्स है बॉइंट फोर्स, इसके बारे में मैं बातें बता दूंगा, बट डिटेल जो है वो हमारे पास प्रेशर डेंसिटी के अंदर आएगी इसकी, सही। बॉइंट फोर्स, बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है, सही। सो हमारे पास प्रेशर, प्रेशर डेंसिटी, राइट। और बाकी चीज़ें हमने बाकी जो चीज़ें वो हमारे पास नहीं है, राइट। आ जाओ, स्टार्टिंग विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। अच्छा, बाय द वे कॉन्टैक्ट फोर्स कोई भी ऐसी फोर्स कि जो कॉन्टैक्ट की वजह से वो आती है, राइट, जनरेट होती है, सही हो गया। सो हमने कहा
यहाँ पे दे देते हैं। हम्म, एक सेकेंड। कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज गोइंग टू बी any type of force, any type of force that comes in, um sorry, that appears, that appears when a contact is made between the two objects। जरूरी नहीं है वो दो ऑब्जेक्ट आपको दिखते भी हो, राइट। द टू ऑब्जेक्ट्स कैन बिलोंग टू सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी में से भी हो सकते हैं, ओके। बट वो दो होनी चाहिए, राइट। ये हमारे पास हो गई बात। सो ये हमारे पास हो गई कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। अच्छा जी, अब इसकी डायरेक्शन हर किसी की अलग अलग होगी, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्स इज जस्ट अ कलेक्टिव नाउन जो कि हम जो है सबके लिए यूज करने लगे। अच्छा जी, आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन फोर्स, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्स की फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास रिएक्शन फोर्स है, ओके। सो आ जाए तो इसको। जी भाई। एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उस पे हाँ हाँ। गैस की भी कांटेक्ट फोर्स लग रही होगी। अब मतलब ऐसे नहीं, लाइक अगर आप एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसमें पड़े हुए रहने पे नहीं लगेगी, लेकिन लग भी सकती है। सही है, बट जनरली उतना हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जा रहे, राइट। अगर आप इसको ऐसे सोचें कि भाई आपके पास जो है एक एक पार्टिकल है, सही है, वो पानी के अंदर मूव कर रहा है। लेट से एक एक बॉल आपने, पत्थर आपने पानी के अंदर डाल दिया, राइट। सो पानी के जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं वो उससे टकरा रहे होंगे, राइट। सो एक आपके पास सॉलिड है और फ्लूइड इस पे फोर्स लगा रहा है, राइट। सिमिलरली गैस के अंदर भी एग्जांपल बन सकती है, राइट। हवा के अंदर बॉल आप फेंको, राइट। सो बॉल इज अ सॉलिड, राइट, जो कि एयर जो है उस पे मतलब एयर उससे कांटेक्ट करने की वजह से उस पर फोर्स लगा रही है, जिसको आप ड्रैग फोर्स कहते हो, रेजिस्टेंस कहते हो, समझ रहे हैं? अच्छा जी, सो हमारे पास जो है है ही। और एक सेकेंड, निकाह लिखा है रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन, ओके, नॉर्मल रिएक्शन। और हमने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट, परफेक्ट, ओके। चले, अच्छा, अब इस नॉर्मल रिएक्शन का सीन ये है, देखो तीन चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, बस मैं ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, तीन चीजें बस तुम्हें पता होनी चाहिए। सही कि फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन नाम है, राइट, नाम आपको पता चल गया, नॉर्मल रिएक्शन। सही, कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, राइट। क्यों होती है? ये जो होती है इन जनरली जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कांटेक्ट करते हैं तो ये तब होती है, राइट। सही हो गया। अच्छा, बेसिकली ना कॉन्टैक्ट फोर्स की और ये दो चीज़ें तो तुम्हें सम व्हाट सेम लगेंगी, लेकिन जो है ना जब तुम आगे चीज़ें देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएंगी, राइट। अभी कंफ्यूज ना करना प्लीज। सही है, सो पहली चीज़ कि भाई ड्यू टू द फोर्स इज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, राइट। पहली बात हो गई, राइट। सही, नाम क्या है? रिएक्शन फोर्स। क्यों लग रही है? कांटेक्ट की वजह से। तीसरी चीज, डायरेक्शन विल विल ऑलवेज पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
सही हो गया। कुछ केसेस समझ लो, उसके बाद आगे चलेंगे, राइट। फर्स्ट केस, कि अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है, वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, राइट, एंड लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, सही है, और सही है, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये हमने इस ऑब्जेक्ट को कर दिया पड़ा, सही, आ गया, परफेक्ट आ गया, सही। इस ऑब्जेक्ट को तुमने सरफेस पे रखा हुआ है, सही है, तो इसके ऊपर जो कांटेक्ट फोर्स, अब देखो कौन कांटेक्ट फोर्स लगाएगा, ग्राउंड बॉल पे लगाएगा फोर्स, क्योंकि दोनों का कांटेक्ट है ना एक दूसरे, दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, राइट, हर। अच्छा देखो, एक बच्चों के ना जहन में एक एक ये चीज होती है, बच्चों देखो याद रखना कि न्यूटन थर्ड लॉ जो होगा ना, उसकी वजह से कभी ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, ये कभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं अच्छा न्यूटन थर्ड लॉ रख दिया, इसका मतलब है द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव एवर, राइट, ऐसा नहीं है, ओके। या कभी कुछ बच्चे सोच रहे हो कि न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है, राइट। सम टाइम ड्यू टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑब्जेक्ट मूव करने लगते हैं, ड्यू टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है, राइट। बेसिकली याद रखना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है और सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कभी भी एक साथ ऐड अप नहीं हो सकते, राइट। अगर फर्स्ट लॉ होगा सेकंड नहीं होगा, सेकंड होगा तो फर्स्ट नहीं होगा, राइट, ये बात। लेकिन थर्ड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ के साथ भी लग सकता है, सेकंड लॉ के साथ भी लग सकता है, राइट। अब तुम्हें पता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की एक स्टेट, एक कंडीशन जो होती थी वो ये होती थी कि ऑब्जेक्ट को वो रोक देता था, राइट। अगर मैं तुम्हें दिखा पाऊँ हमारा लेक्चर, पता नहीं आप लोगों ने दिया था या नहीं दिया था, हमने यहाँ बात की थी कि स्टेट ऑफ द बॉडीज, हमने बात की थी कि स्टेट ऑफ द मोशन जो है, जो कि जो स्टेट ऑफ पॉसिबल मोशन है, तो तुम्हारे पास रेस्ट हो सकता है, तुम्हारे पास जो है ना मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है, तुम्हारे पास जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है, या तुम्हारे पास वेरिंग एक्सेलरेशन हो सकता है, राइट। ये तो हमारे पास जो है ना दो तीन मोशन चार मोशन बन सकते थे, वो हमने बना दिए, राइट। सो बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर जो है हमारे पास एक ऐसी स्टेट आ रही है कि जिसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर एक ऐसी स्टेट आ रही है कि जहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, राइट। एंड बाकी दो स्टेट्स जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट के मोशन की है, राइट। सो इसमें होगा ये बच्चों, इसमें होगा ये कि अगर तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ का फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट वाला सिनेरियो है, तो उसके साथ भी न्यूटन न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो सकता है, राइट। अगर तो ये वाला केस है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसके साथ भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो सकता है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन थर्ड लॉ मिलकर अप्लाई हो सकते हैं दोनों केसेस के अंदर, और न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन थर्ड लॉ भी अप्लाई हो सकते हैं दोनों केसेस के अंदर, राइट। सही हो गया। तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखना, इसको कभी गलती मत करना कि जो है ना, मतलब आप ये बोलोगे भाई ओके न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो यहाँ पे सेपरेट ही लग रहा है, तो उसकी वजह से मे बी या तो ऑब्जेक्ट रुक रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, राइट, ऐसा कभी कभी भी नहीं होगा, राइट। क्लियर हो गया, चलो, खैर आ जाओ। तो ये हमारे पास आ गया। है। सो हमने कहा कि भाई इस केस के अंदर क्या होगा कि भाई सरफेस जो है वो बॉल पे अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ओके, इस डायरेक्शन में, सही हो गया। दिस इज द फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द बॉल, राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द बॉल, सही हो गया, पहली बात हो गई, सही हो गया। सेकंड, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में ना, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स ऑन द, एक सेकंड थोड़ा सा अलग कर देता हूँ मैं, सही है, फोर्स ऑन द ग्राउंड बाय द बॉल, सही। ये तुम कह सकते हो कि सेम सेम सेंटेंस में लिखते हैं कि फोर्स फ्रॉम द बॉल ऑन द ग्राउंड, दोनों का वो समझ में आ रहा है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है समझ में आ रहा है बच्चों। पहला केस यस है सर। तुम्हारे पास ये हो गया, सही। सेकंड केस, सेकंड केस हमारे पास ये है कि इमेजिन एन इंक्लाइन प्लेन, राइट, इमेजिन एक कोई तुम्हारे पास इंक्लाइन प्लेन है, सही है, और लाइक दिस, सही है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे जो है ना तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सही है। इमेजिन के इंक्लाइन प्लेन पे ना हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, सही, ये इंक्लाइन प्लेन पे हमने ये रख दिया, ओके। अब जब इंक्लाइन प्लेन पे ये रखा, देखो, अब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट लग रहा होगा,
राइट, यहाँ पे मैं दो अलग अलग चीजें बनाने लगा हूँ। इस ऑब्जेक्ट देखो, याद रखना कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा ग्राउंड से बनाई जाती है, जहाँ से कॉन्टैक्ट हो होता है ना वहां से बनाई जाती है, ओके। फोर्सेस हमेशा पॉइंट ऑफ मतलब जो है ना पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन से बनाई जाती है, राइट। सो कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा तुम्हें यहाँ से देखेंगे, बी वेरी केयरफुल, राइट। देखो याद रखना, इसका वेट तो तुम्हें पता है कि इसका वेट ना यूं होने वाला है, मैं चलो वेट नहीं बनाता हूँ, इसका वेट तो मुझे पता है यूं होने वाला है, राइट, क्योंकि वेट हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, राइट, सही, टुवर्ड द सेंटर, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी ना, जो कि ग्राउंड बॉल पे लगाएगा, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, राइट। इज दैट क्लियर? ये तुम्हारे पास आ जाएगी, यस। सही, ये तुम्हारे पास आएगी फोर्स, यार वही है, खैर, ये तुम्हारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर फोर्स। मैं मुझे लग रहा है ऐसा कि थोड़ा सा परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, बट ये सब हो गया, सही है। सो खैर, ये मेरे पास आ गई परपेंडिकुलर फोर्स, राइट, सही हो गया। सो इस केस के अंदर दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट, विच इज फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द बॉल, राइट। एंड इसी के ऑपोजिट फ्रॉम द बॉल ऑन द ग्राउंड, वो तुम्हारे पास होगी इस डायरेक्शन के अंदर, राइट, जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बने, अगर तुम वेट निकालोगे तो वेट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनती है, राइट। ये तुम्हारे पास दो फोर्सेज आ गए, राइट। सही, थोड़ा सा एरो आगे पीछे बना है, बट अगर हम इसको सही कर लें ताकि इनकरेक्ट फिजिक्स ना हो, सही, ये तुम्हारे पास होगी, राइट। थर्ड केस तुम्हारे पास क्या है कि अगर, अब देखो, जरूरी नहीं, हमने कहा कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। सो अब इस केस के अंदर यूं लग रही, कुछ बच्चे ने यहाँ पे यूं लगा देते हैं, ऐसा नहीं लगाना भाई, ओके। सही है। एंड थर्ड केस ये कि भाई लेट से आपने जो है ना, कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और आपने उस ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पे बांधा हुआ है, सही, लाइक दिस, सही, ये आपके पास लेट से कोई पोल है और आपने ना पोल से ऑब्जेक्ट को बांध दिया, सही है। और लेट से जो है ना आपने ये लगा दिया, सही, ये आपने बांधने के लिए ऑब्जेक्ट को कुछ कुछ सॉर्ट ऑफ रस्सी की तरह लगा दिया, ये है ये, सही, ये आपके पास जो है ना कुछ सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग के तौर पे आपने जो है ना कुछ लगाया है, राइट। एंड यहाँ से जो है ना आपने कोई ऑब्जेक्ट को जो है ना इधर होल्ड किया हुआ है, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सही है। और आपने ना ये ऑब्जेक्ट इस तरह से, सही, इस तरह से, और यहाँ पे जो है ना हम ये गंदा सा गोला बना देते हैं इधर भी, ये आगे गंदा सा गोला, सही, ये सही है, चलो, ओके। अब इसके अंदर देखो क्या होगा कि इसके अंदर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो परपेंडिकुलर आ रहा है। अब इसके अंदर जो फोर्स लग रही होगी वो किस तरह से लग रही होगी उसको भी देख लो, सही है। यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी बच्चों, वो यूं लग रही होगी, कांटेक्ट जो है वो यूं है, यूं फोर्स लग रही होगी। वेट ऑल दो नीचे लग रहा होगा, मैं उसको वो नहीं कर रहा, बट कांटेक्ट जो है वो ऐसा से, तो इस वजह से तुम्हें फोर्स यूं लग रही होगी, राइट। तो इस केस के अंदर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन यूं लग रही होगी, राइट। एंड यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन यूं लग रही होगी, लाइक दिस, राइट। सो दिस इज समथिंग जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, राइट। पहली चीज़ हो गई, सही। अच्छा जी, दूसरी चीज़ तुम्हारे पास होती है रेजिस्टिव फोर्स, राइट। रेजिस्टिव फोर्स को देख लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा जनाब, एक सेकेंड, टू कॉमा, एंड हमारे पास आ रही है रेजिस्टिव फोर्स, ओके। ओके, ये हमारे पास आ गई रेजिस्टिव फोर्स, राइट। अच्छा, रेजिस्टिव फोर्स सिस्टम के अंदर क्यों होगी भाई? रेजिस्टिव फोर्स सिस्टम के अंदर तब होगी कि जब तुम्हारे पास जो है ना कोई ना कोई, तुम कह लो कि कोई ऑपोजिशन होगी मोशन के अंदर, राइट। रेजिस्टिव फोर्स
ऑल्दो रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास जो है ना वो मूविंग केस में भी हो सकती है और स्टैंडिंग स्टेशनरी केस में भी हो सकती है, राइट। बस 5 5 मिनट का 5 7 मिनट का टॉपिक और है, सही। फिर उसके बाद मैं क्लास एंड करने वाला हूँ, सही। सो रेजिस्टिव फोर्स जो है वो हमारे पास स्टेशनरी कंडीशन में भी हो सकती है और मूविंग कंडीशन में भी हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो यहाँ पे हमारे पास जो है जो रेजिस्टिव फोर्स होने वाली है, चलो इसकी पहले वो कर लें डेफिनेशन, अगर हम इसको डिफाइन कर दें। तो ओके, हम ये कहते हैं कि भाई ड्यू टू ड्यू टू द interlocking between the object between the object edges and um surface edges। या तो आप एजेस कह लो या फिर आप मॉलिक्यूल कह लो, या सरफेस मॉलिक्यूल कह रहे थे, सरफेस मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो आप, एटम भी कह सकते हो, राइट। मॉलिक्यूल्स मैं इसलिए कह रहा हूँ गैस को रेफर करने के लिए, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम में कह रहा हूँ उसको रेफर करने के लिए, सही है। अच्छा जी। अब देखो इसके ना जनरली दो टाइप की होती हैं फोर्सेस ही, सही। ऑल्दो हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं समवॉट। अच्छा जी। सो फिर उसके बाद जो है ना रेजिस्टिव फोर्स जो होती है वो फिर मजीद दो टाइप की होती है, राइट। इट कैन ईदर बी फ्रिक्शन, सही है, और इट कैन ईदर बी ड्रैग फोर्स, ओके, सही है। लेकिन हम उसमें बेसिकली हम उसको ना बनाते इस तरह से कि अगर तो वो रेजिस्टिव फोर्स जो है, इफ द रेजिस्टिव फोर्सेस आर इन सॉलिड, सही है, सॉलिड्स के अंदर है, देन यू कैन से दैट कि आपके पास जो होगी वो रेजिस्टिव फोर्स जो होगी वो हमारे पास होगी फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन याद रखना सिर्फ हमारे पास जो है ना सॉलिड की मूवमेंट के अंदर जो वो जो है ना वो फ्रिक्शन आती है, राइट। और अगर हम आपके पास फ्लूइड है, राइट, राइट, फ्लूइड बोले तो लिक्विड एंड गैस दोनों, राइट। तो अगर आपके पास फ्लूइड है तो फ्लूइड के अंदर जो है वो आपके पास क्या होगा, फ्लूइड के अंदर आपके पास आ जाएगा वो ड्रैग, हम उसको कहते हैं, राइट, ड्रैग फोर्स, राइट। ड्रैग फोर्स के बारे में हमने कुछ डिटेल्स पढ़ी थी, डायरेक्शन हमारी बाकी थी, राइट। सो किस वजह से होती है वो मैंने बता दी। द रीजन इज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग बिटवीन द एजेस, ऑब्जेक्ट एजेस एंड द सरफेस मॉलिक्यूल या सरफेस के एटम, सही। अच्छा जी। फिर उसके बाद देखो दोनों डायरेक्शन सेम है, राइट। दोनों जो हैं हमेशा ऑपोजिट होंगी, राइट टू द फ्लो, राइट। हम ये कहते हैं कि भाई ऑलवेज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट। हमेशा ऑपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन के, राइट। इसकी डायरेक्शन आपको ये देखना है कि मोशन किधर को है, राइट। और हमेशा जो है ना वो उसके ऑपोजिट होगी, राइट। ड्रैग में भी दोनों के अंदर यही है, राइट। दोनों के अंदर दोनों की डेफिनेशन सेम है, सही। और इसके अंदर अगर हम और मजीद कुछ कहना चाहें, देखो याद रखना फ्रिक्शन जो है ना दोनों टाइप की होती है। फ्रिक्शन जो है स्टैटिक भी होती है, डायनेमिक भी होती है, मतलब रुके हुए ऑब्जेक्ट पे भी लगती है और मूविंग ऑब्जेक्ट पे भी लगती है, राइट। जैसे कि अब आप खड़े हुए हो, राइट, जमीन पे आप खड़े हुए हो, राइट, तो आपके ऊपर फ्रिक्शन लगेगी, सही। अगर आपके ऊपर फ्रिक्शन ना लगे तो मे बी आप स्लिप हो जाए। जैसे कि आप अगर लेट से आइस पे खड़े होने की कोशिश करो, सो इवन अगर आप आइस पे खड़े होने की कोशिश करोगे तो भी आपको स्लिप होगा, चलने के बाद अलग है। इफ़ यू ट्राई टू स्टैंड ऑन द आइस, सो यू स्टिल वो आप जगलिंग जगलिंग होती रहेगी आपकी, राइट। अगर तो इसकी सिंपल एग्जांपल ट्राई करनी है, सो लेट्स से अभी आपने पेन या पेंसिल अगर होल्ड की हुई है अपने हाथ में, सो यू कैन ईजिली होल्ड इट, लिखो मत, कुछ भी मूवमेंट ना करो, यू कैन ईजिली होल्ड इट, राइट। बट इफ़ यू लाइक थोड़ा सा तेल लगाओ अपने हाथ में एंड देन ग्रिप द पेंसिल, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, द पेंसिल विल लाइक स्लिप्स अवे
एवरी टाइम, राइट? सो ये तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास जो है ना स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन होती है, राइट? बट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको फर्दर डिस्कस नहीं करने लगे, राइट? चलो आगे चलते हैं। सही, ये हमने फ्रिक्शन की बात कर ली, एक आखिरी चीज़ बच रही है, बस आखिरी चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। सही है, और उसके बाद आखिरी फोर्स के बाद जो है वो फिर बस करने की, क्या कहते हो, बस करनी है? आखिरी फोर्स कंप्लीट करने क्या कहते हो? रीस्टोरिंग फोर्स करनी है? क्लास है, हम्म। क्लास है। है, चलो बस कर लेते हैं, फिर ये कल कर लेंगे। चलें, चलिए जी, ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।